जो बच्चे भी यूनिफॉर्म की नौकरी करना पसंद करते हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एक सुनहरा अवसर आया है और उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पूरी डिटेल वीडियो बताएंगे। 1121 पदों पर ये रिक्रूटमेंट हो रहा है और ऑनलाइन इसका किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या प्रोसीजर है, टेस्ट किस तरह से होगा, कितनी वैकेंसीज है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे क्रमवार। तो आपके आसपास जो भी बच्चे इस तरह के हैं जो तैयारी कर रहे हैं या आपके रिलेशन में हैं, आपके परिवार के हैं, उन्हें इसके बारे में ज़रूर जानकारी दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, ये 2 पदों पर वैकेंसी निकली है और ये ऑनलाइन मोड से फॉर्म फिलअप किया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 24 अगस्त से फॉर्म भरा जा रहा है और इसकी आखिरी जो तारीख है क्लोज होने की वो है 23 सितंबर तक। तो आप इस डेट के बीच में कभी भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो पे स्केल है वो दोनों ही पोस्टों के लिए, चूंकि दोनों ही पोस्ट सामान्य है, हेड कांस्टेबल की है तो इसमें लेवल 4 के अंदर में 25,500 से 81,100 7 CPC के अंदर जो पे स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स है, उसके अनुसार यह दिया गया है। तो शुरुआती दौर में जो सैलरी बन जाएगा वो लगभग पे एंड अलाउंसेस लेकर के 50,000 के आसपास से शुरुआत होती है। तो एक अच्छी खासी सैलरी मानी जाती है आज के समय में पढ़े लिखे युवाओं के लिए। अब वैकेंसी पोजीशन की बात करते हैं। मैंने जो भी इस एडवर्टाइजमेंट का की फीचर है, जो भी पॉइंट्स है, उसे हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि ये लंबा एक एडवर्टाइजमेंट है और मैं इसका जो PDF है वो अपने व्हाट्सएप जो चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के व्हाट्सएप चैनल में जाकर के PDF देख सकते हैं। वहां से आपको वो पूरा एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, आप उसे पूरा पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको जो भी हाईलाइट किया हुआ है ये येलो कलर से, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। तो वैकेंसी पोजीशन की बात करें तो HCRO में जो वैकेंसी है वो टोटल 910 वैकेंसी है। इसमें डायरेक्ट और डिपार्टमेंटल दोनों कैंडिडेट शामिल है। डायरेक्ट जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 584 सीट है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज है, उनके लिए अलग अलग दिया गया है, आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की जो कुल सीट है वो 227 है HCRO में। तो कुल 910 पोस्ट है HCRO की वैकेंसी। HCRM की बात करें तो उसमें 211 रिक्तियां हैं, वैकेंसीज हैं, जिसमें डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए 134 और डिपार्टमेंटल के लिए 53 पोस्ट है। तो इस तरह से दोनों जो पद हैं HCRO और HCRM की, उसे मिला करके कुल 1121 वैकेंसीज है। एक अच्छी खासी वैकेंसी है। अब आगे हम देख लेते हैं रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो किस तरह से। ऑनलाइन फिलअप जब आप फॉर्म करेंगे उसके बाद में आपको एडमिट कार्ड ऑनलाइन मिल जाता है और फर्स्ट फेज में PST PET होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि किस तरह से क्या होता है इसमें। सेकेंड फेज में इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्वेज क्वेश्चन होंगे। तो इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। थर्ड फेज इसका जो एग्जाम होगा उसमें थर्ड फेज के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो HCRO हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का जो पोस्ट है उसके लिए पैराग्राफ का टेस्ट भी होता है, डिक्टेशन टेस्ट होता है। उसके बाद मेडिकल की प्रक्रिया होती है और तब जाकर के फिर आगे उसकी फाइनल प्रक्रिया मेरिट लिस्ट बनती है। तो जो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आगे यहाँ आप देख सकते हैं कि थर्ड फेज में डिक्टेशन का भी टेस्ट होता है, पैराग्राफ का, वो केवल HCRO के लिए होता है। फिर उसके बाद में मेडिकल होता है, रिव्यू मेडिकल होता है और फिर फाइनल जो है रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो HCRO का जो टेस्ट है वो चूंकि कंप्यूटर टेस्ट
है, उसके अलावा 50 नंबर का डिक्टेशन का भी टेस्ट होता है। तो कुल जो मार्क्स होता है वो 250 मार्क्स का टेस्ट होता है। वहीं HCRM के लिए केवल जो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो 200 मार्क्स का ही होता है। तो इस तरह से टेस्ट के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही पोस्ट के लिए 12th स्टैंडर्ड यानी कि इंटरमीडिएट होना जरूरी है। 12th में ये महत्वपूर्ण है कि दोनों ही पोस्ट में PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए एग्रीगेट 60% मार्क्स के साथ। तो ओवरऑल आपको फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट क्लास, यानी कि 60% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल, या फिर मैट्रिकुलेशन विथ 2 ईयर ऑफ ITI। ठीक है, 2 ईयर ऑफ ITI इसमें होना चाहिए, या तो 12th होना चाहिए या मैट्रिकुलेशन विथ 2 ईयर ITI होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कौन, अगर आप जो साइंस से पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 12th किया है या फिर मैट्रिक विथ ITI किया है, वो दोनों लोग इसे देख सकते हैं। एज की बात करें तो एज लिमिट जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, उसके लिए 18 से 25 साल तक है। OBC के लिए इसमें 3 साल का छूट मिलता है, तो उन्हें 18 से 28 साल तक के एज ग्रुप वाले आ सकते हैं। वहीं SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है, तो उस रिलैक्सेशन के साथ में 18 से 30 साल तक के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। एक सर्विसमैन के लिए, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, वो आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट हैं, BSF के कैंडिडेट हैं जो पहले से BSF में जॉब कर रहे हैं, कांस्टेबल या फिर ट्रेड्समैन, वो इसमें देख सकते हैं। 40 साल तक जनरल कैटेगरी, OBC 43 साल तक और SC ST 45 साल तक जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की भी जो वैकेंसी है वो काफ़ी है, आपने ऊपर देखा होगा। तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी अगर आप हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो PST होता है उसकी बात करें तो उसमें हाइट जो है मेल कैंडिडेट का 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, वहीं कोई फीमेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग जो एरिया होता है, एरिया के अनुसार हाइट में छूट भी मिलता है, वो आप देख सकते हैं। चेस्ट मेजरमेंट जो है वो मेल के लिए 80 सेंटीमीटर और बिना एक्सपेंड किए और एक्सपेंड करने के बाद में 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट जो है हाइट के अकॉर्डिंग ही वेट लिया जाता है, तो वो जो मापदंड है उसके अनुसार हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट का माप किया जाए। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है, उसमें अलग अलग हाइट वेट चेस्ट में छूट भी मिलता है। जो अलग अलग ट्राइबल एरिया के रहने वाले होते हैं, कुछ एरिया डिसाइड किया गया है, उसके अनुसार वो छूट मिलता है। एक सर्विसमैन के लिए है, एक सर्विसमैन में जो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लोग हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कंपसनेट अपॉइंटमेंट जो है, BSF के कार्मिक अगर जो एक्सपायर कर जाते हैं उनके बच्चों को मौका दिया जाता है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। LDC वाले जो कैंडिडेट है, जो मैंने पहले बताया कि BSF में ऐसे कार्मिक जो ट्रेड्समैन या कांस्टेबल GD में पहले से हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि इस PDF का जो लिंक है, ये पूरा एडवर्टाइजमेंट या तो आप BSF के जो रिक्रूटमेंट का साइट है उस पर देख सकते हैं, मिल जाएगा, या फिर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चैनल है मेरा WhatsApp चैनल, उसमें मैं शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए भी क्राइटेरिया है, उसमें मेडिकल आपका कैटेगरी शेप 1 होना चाहिए और APR ग्रेडिंग जो है वो मिनिमम गुड तो होना चाहिए। मेथड जो है सिलेक्शन का, उसमें आपने फर्स्ट फेज में देख लिया PST PET होगा। PST का प्रक्रिया बता दिया गया। अब PET में क्या होगा, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर का जो रेस है वो 6.5 मिनट में क्वालिफाई करना होगा। उसके अलावा लॉन्ग जंप
11 फीट होगा, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप भी 3.5 फीट का होगा, उसमें 3 चांस दिया जाएगा। तो ये मेल कैंडिडेट के लिए हो गया। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स जो भी हैं उन्हें 800 मीटर का रेस 4 मिनट में पूरा करना होगा। लॉन्ग जंप 9 फीट है, उसमें 3 चांस मिलेंगे। और हाई जंप 3 फीट है, उसमें भी 3 चांस दिया जाएगा। एक सर्विसमैन के लिए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट नहीं होता है, और एलडीसी कैंडिडेट के लिए भी, जो बीएसएफ के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीएसटी पीईटी नहीं होगा। हालांकि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उनका वो जो एग्जाम का वो उन्हें पास करना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। इसमें आगे जो सेकंड फेज होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो महत्वपूर्ण है, उसे थोड़ा सा आप समझ लें। ये जो टेस्ट है वो 2 घंटे का ड्यूरेशन मिलता है, 2 घंटे का समय मिलता है, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि पार्ट 1 में यानी कि फिजिक्स का 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स का, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश और जनरल नॉलेज दोनों मिलाकर के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। तो 12th स्टैंडर्ड के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के क्वेश्चन उसी आसपास के स्टैंडर्ड के पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं, जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो कुल जो क्वेश्चन होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और 100 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है। तो हर नेगेटिव मार्किंग के लिए आपका 0.25 की यानी कि 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चन रॉन्ग होंगे उसके लिए हर क्वेश्चन और आपका रॉन्ग क्वेश्चन पर 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, बाईलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। अब क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 38% टेस्ट में मार्क्स होना जरूरी है कम से कम क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि मेरिट में आने के लिए तो जनरल और ओबीसी को बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं। आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए कि आपको कम से कम 80 नंबर आए, क्योंकि आपको पता है एम्प्लॉयमेंट की कमी के कारण बहुत सारे युवा जो हैं वो सरकारी रोजगार की तरफ आना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं, और इसलिए जो संख्या है वो फॉर्म फिलअप करने वालों की काफ़ी तादाद में होती है। तो आप तैयारी इस तरह से करें कि आपका मार्क्स जो है वो जनरल और ओबीसी खास करके जो आप जो हैं उनकी मार्क्स जो है 80% आए, तो आप अनुमान लगाएं कि आप निश्चित तौर पे मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। वहीं जो SC/ST कैंडिडेट हैं उन्हें क्वालिफाइंग मार्क्स 33% लाना होगा। कंपसनेट अपॉइंटमेंट जो होते हैं कैंडिडेट उनके लिए 20% का रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ये है 38, 33 और 20। इस तरह से आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। मेरिट लिस्ट की आप बात करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं तो बेहतर होगा, मेरिट में आने के चांसेस बने रहते हैं। फिर थर्ड फेज की बात करें तो इसमें आपको जैसे ही कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएगा उसके बाद में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पैराग्राफ का टेस्ट होगा, डिक्टेशन टेस्ट HCRO पोस्ट के लिए। उसके बाद में मेडिकल होगा और फिर रिव्यू मेडिकल होगा। फिर जो कैंडिडेट सारे क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद में उनका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ये मेडिकल की अलग अलग जो प्रक्रिया है उसके बारे में आप एडवर्टाइजमेंट में पढ़ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप इसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं। डिसक्वालीफाई क्यों होते हैं उसके बारे में भी बताया गया है कि जनरल ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये कमियां अगर किसी में है तो छोटी मोटी आप उसे पहले से सुधार करा सकते हैं। इसके अलावा आगे जो मेन पॉइंट है कि अब इसे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई के लिए बीएसएफ का जो रिक्रूटमेंट का वेबसाइट है
ctt.bsf.gov.in, ये उनका वेबसाइट है। तो इस पर आप जाकर के ऑनलाइन जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे नीचे आप देख सकते हैं, सबसे नीचे आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करने का आपको प्रोसीजर दिखाई देगा। यहाँ से आप क्लिक करके फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्म फिलअप शुरुआत हो चुका है 24 अगस्त से, और जो लास्ट डेट है वो 23 सितंबर तक आखिरी इसकी तिथि है। तो इस बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन फ़ी और पेमेंट की बात करें तो जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी के हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं, उन्हें ओनली 100 रुपीज़ का जो है आपको फ़ी देना पड़ेगा। और ऑनलाइन पेमेंट मोड भी अवेलेबल है। तो फॉर्म जैसे आप अप्लाई करेंगे उस समय आता है, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड जैसे भी हो। तो और SC/ST के कैंडिडेट होते हैं या जिनको फीमेल कैंडिडेट हैं जिनको फ़ी लागू नहीं है, उन्हें किसी प्रकार का फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर इसमें लिखा गया है कि हाउएवर ₹50 प्लस टैक्सेस यानी कि 59 टोटल विल बी चार्ज फॉर एवरी कैंडिडेट एज सर्विस चार्ज बाय द CSC कॉमन सर्विस सेंटर। तो ये शायद देना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल इसकी प्रक्रिया है, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जहां जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं उसके अनुसार अपने नियरेस्ट जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, रिक्रूटमेंट सेंटर है, कहाँ आप एग्जाम देना चाहते हैं, कहाँ एम्पेयर होना चाहते हैं, वो इसमें दिया गया है रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके नियर अबाउट में जो भी सेंटर है आप उसको सेलेक्ट करके अप्लाई करते समय फिर अप्लाई कीजिए, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपके नज़दीक में ही आपका सेंटर हो। तो ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया है, इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। और एक बात इसमें जो ध्यान रखने वाली है, आपके पास ईमेल आईडी, खैर हालांकि आजकल सबके पास होता है, जो यंग बच्चे हैं सबके पास होता है, ईमेल आईडी जरूर होना चाहिए, एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, क्योंकि इसी पे OTP आएगा और आगे जो आपको इंटीमेशन है, जानकारियां है, इसी पे आपको मिलती रहेगी। तो ये पूरी प्रक्रिया है। आप चाहें तो दोनों में, HCRO में भी और SCRM में भी, दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए सेपरेट फी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है, कैंडिडेट मस्ट कैरी एटलीस्ट 1 फोटो बियरिंग आइडेंटिटी। जब आप वहाँ पर जाते हैं तो अप्लाई करते समय भी हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े, बीच में आपको कई चीज़ें इंस्ट्रक्शन है, आप उसे पूरा पढ़ेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। लेकिन साथ में आपका ID प्रूफ होना चाहिए, जो फोटो ID प्रूफ कहीं से भी इशू किया गया हो, उसमें आधार, पैन, इस तरह की चीज़ें शामिल होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। तो ये पूरी प्रक्रिया है। जो भी एलिजिबल बच्चे हैं, आपके आसपास हैं, आपके परिवार में हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाइए। किसी की भी हो सकता है आपकी मदद से किसी की नौकरी लग जाए। और ये फॉर्म जरूर फिलअप करें, अच्छा खासा पोस्ट है और एक अच्छी ये सर्विस है, क्योंकि ये डेडिकेटेड जॉब है, बहुत ज़्यादा इसमें भाग दौड़ नहीं है, एक आपका डेडिकेटेड वर्क होता है, आपको वही काम करना होता है। तो चलिए, ये जानकारी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और काम की है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह की बहुत सारी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।